वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान लाहौर पहुंच गए हैं। वजीर आजम आज नया पाकिस्तान अपार्टमेंट मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम से वजीर आला पंजाब भी 1-on-1 मुलाकात करेंगे। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इसी तकरीब से वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स का संगे बुनियाद की तकरीब और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म आज इस अहम तकरीब के लिए लाहौर पहुँचे हैं और इस वक्त ये तकरीब जारी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मुतवस्सित तबके को घर फराहम करने का ख्वाब वज़ीर आज़म ने पूरा किया, यह कहा गया है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से। इसके बनने के बाद इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर देखभाल की जिम्मेदारी भी अदा करेगी। सिर्फ यही नहीं, पंजाब भर में कम आमदनी वाले लोगों को घर फराहम करने के लिए दीगर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर भी काम जारी है। मैं यह जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि पेरी अर्बन लो कास्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत सूबा भर की तहसीलों में 133 मुकामात की निशानदही की गई है और पहले मरहले में 32 तहसीलों में कम आमदनी वाले लोगों के लिए 10,000 से ज़ायद घर बनाए जा रहे हैं, जहां लाखों रुपए की मालियत की 3 मरला अराजी सिर्फ 30,000 रुपये में दी गई है और हुकूमत पाकिस्तान हर घर के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी और कम सूद पर कर्जा फराहम करेगी। इस तरह सिर्फ 11 लाख रुपए में 10 साल में 10,000 रुपये की किस्त पर ही मिलेंगे। सूबाई काबीना इस प्रोजेक्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के बनाने के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी दे चुकी है। मैं पूरे एतमाद के साथ ये बात कह सकता हूँ कि हम अपने वादे की तकमील की जानिब ठोस कदम बढ़ा चुके हैं और इंशाअल्लाह हर वादा निभाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे थे। LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के संगे बुनियाद की तकरीब हो रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे का संगे बुनियाद रखने के लिए इस वक्त इस तकरीब में मौजूद हैं, बतौर मेहमान खुसूसी इस तकरीब में शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया है कि 3 मरला की अराजी 30,000 में दी गई है इस प्रोजेक्ट में और तमाम शोबों के हवाले से कहा गया है कि सूबाई काबीना ने इस प्रोजेक्ट के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी भी दे रखी है। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हैं। इस तकरीब का अहवाल आपको बता रहे हैं। कुछ देर कबल वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे थे। LDA सिटी के मंसूबे नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के संगे बुनियाद की तकरीब, वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त इस तकरीब में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस तकरीब से खिताब करने जा रहे हैं शेख मोहम्मद इमरान साहब को, ताकि आप लोग इकट्ठे एक के बाद एक जिनका मैं नाम लूँगी वो आएंगे और अपने लेटर्स को रिसीव करेंगे। सबसे पहले जी हम दावत देना चाहेंगे मिस फाइका वकार को। प्लीज़ भरपूर तालियों में उनको खुशामदीद कीजिए, मिस फाइका वकार। उसके साथ साथ हम दावत देना चाहेंगे अहमद हनान तारिक साहब को। तालियों का सिलसिला जारी रखिए अहमद हनान तारिक साहब को। उनके साथ ही हम दावत देना चाहेंगे आसिफ मजीद साहब को। आसिफ मजीद साहब। साथ साथ हम दावत देना चाहेंगे काशिफ इमरान साहब को। काशिफ इमरान साहब को। एंड लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, जिस तरह वो कहते हैं, एहतशाम हुसैन उस्मानी साहब को। एहतशाम हुसैन उस्मानी साहब को। ये जी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है ऑफ द एलोकेशन लेटर्स। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अब सिलसिला आगे बढ़ाते हैं ख़वातीनो हज़रात, उस लम्हे का जिस लम्हे का हम सबको इंतज़ार था। प्लीज़ आप खुशामदीद कीजिए हमारे स्टेज के ऊपर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर पंजाब और गवर्नमेंट पंजाब को आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। गवर्नर साहब, मिनिस्टर्स,
प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स और हमारी सीनियर ब्यूरोक्रेसी, मैं आज आप सबके सामने अपनी खुशी का इजहार करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जिधर हम पहुँचे हैं इसके पीछे काफ़ी काम हुआ है। सबसे पहले तो ये मुमकिन ही नहीं हो सकता था जब तक हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट कानून था, फोरक्लोजर लॉ। ये जब तक ये कानून पास नहीं होता था या ये अदालतों में पड़ा हुआ था कई सालों से, तो इसको 2 साल लगे इस कानून को पास करने के लिए। और इसमें मैं आज ख़ास तौर पे अपनी अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अगर ये हमारी ना मदद करते और ये कानून ना पास होता तो आज हम ये प्रेजेंटेशन ना कर सकते, क्योंकि फोरक्लोजर लॉ एक ऐसा कानून है कि इसकी वजह से बैंक फाइनेंस करता है। अगर ये कानून ना हो तो बैंक्स पैसे नहीं देंगे, जिसको मॉर्गेज फाइनेंसिंग कहते हैं, वो पाकिस्तान में ना होने के बराबर थी। हमारा 0.2% टोटल पाकिस्तान की मॉर्गेज फाइनेंसिंग थी, जो कि मगरब के अंदर, यूरोप में, अमेरिका में 80% से ऊपर है। तो अगर ये नहीं है फाइनेंसिंग, और जो नहीं थी अभी, तो इसका मतलब कि अगर आपके पास कैश नहीं है आप घर ही नहीं बना सकते, आप घर खरीद ही नहीं सकते। तो सारी दुनिया के अंदर कैश तो लोगों के पास नहीं होता, लेकिन क्योंकि बैंक्स फाइनेंस करते हैं, और ये जो भी बात की गई कि जो वो महीने की अपना किराया देते हैं वो ही किस्तें बन जाती हैं बैंकों के लिए, और वो बैंक को वो बजाय किराया देने के बैंकों को किस्तें देते हैं और वो घर उनका अपना हो जाता है। और ये इसी तरह सारी दुनिया के अंदर जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसके अंदर इस तरह लोग अपने घर खरीद सकते हैं। और इसलिए आम लोग, तनख्वाहदार तबका, पुलिस वाले, सरकारी नौकर, लोअर स्टाफ, बल्कि मजदूर भी, इन सब के पास ये होता है एक अपॉर्चुनिटी कि एक अपनी किस्तें दे के बैंकों को और अपना घर हो उनका। तो इसलिए मैं अपनी अदलिया का ख़ास तौर पे आज शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि वो अगर ये कई सालों से बैंकों में ये अदालतों में फंसा हुआ था, तो ये जो हमारे दौर में उन्होंने क्लियर किया, और उसकी वजह से आज हम ये पूरी अपनी जो हाउसिंग, लो कॉस्ट हाउसिंग, वो लोग, उस तबका, वेल्डर, मैकेनिक, ये सारे लोगों को अब पाकिस्तान में मौका मिलेगा अपना घर बनाने के लिए। उसके बाद मैं आज LDA का, इमरान मुनीर, आपको आपकी लीडरशिप के अंदर LDA का जो अभी लोगों आपने अपने जो परफॉर्मेंस थे उनको जब आपने खड़ा किया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तालियां नहीं किसी ने बजाई। बड़ी कंजूसी की आपने तालियां बजाने में, क्योंकि इन्होंने देखें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखें, जब एक सिस्टम के अंदर बुराइयां आ जाती हैं, करप्शन आ जाती है, रुकावटें आ जाती हैं, कि वो रुकावटें इसलिए डालते हैं कि अगर जब तक आप रुकावट ना हो, जब तक आप पैसे नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। ये जब इदारों के अंदर इस तरह की बुराइयां आ जाती हैं, तो जब आप चेंज करने लगते हैं ये टाइम लगता है और मुश्किल है, क्योंकि वो जो पुराना स्टेटस को है वो चेंज नहीं आने देता, क्योंकि उनका पैसा जाता है, वो स्टेटस को होता है। उसको अगर आप उसको अगर वो रुकावटें नहीं, पैसा रास्ते में पेश नहीं करेगा तो पैसा कैसे उसको बनाएगा। तो एक पूरा सिस्टम डेवलप हो जाता है ऐसे। और बदकिस्मती से मेरी उम्र इतनी है कि हमने अपनी आंखों के सामने ये सिस्टम को डिटीरिएट, ख़राब होते देखा, और ये सारा सिस्टम बन गया कि रिश्वत दो तो काम होगा। तो जब आप इसको चेंज करते हैं, ये बड़ा, इसके लिए एक विजन चाहिए होती है, इसके लिए एक डिटर्मिनेशन, एक रिजॉल्व, एक इरादा चाहिए होता है, और हो जाता है दुनिया में। और हम कितने मुल्क जानते हैं जिन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, चेंज किया उन्होंने। तो पाकिस्तान ने अगर चैलेंजेस
21वीं सदी के मीट करने हैं तो हमें अपना आप को चेंज करना है। तो मुझे इसलिए खुशी है कि इमरान मुनीर ने बड़ी, इनके होते हुए LDA ने और फिर पूरी पंजाब गवर्नमेंट की बैकिंग थी, इन्होंने बड़े चेंजेस लेके आए हैं, ऑटोमेशन लेके आए हैं। जितनी अगर हमने अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे लेके आनी है तो ऑटोमेशन आनी पड़ेगी। ऑटोमेशन की बड़ी रेजिस्टेंस है सारे सिस्टम में। हर इदारे में ये रुकावट कोशिश की जाती है कि ऑटोमेशन ना आए, क्योंकि जैसी ऑटोमेशन आती है रिश्वत ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मशीन तो रिश्वत नहीं लेती। तो LDA ने बड़ी इम्प्रूवमेंट्स की अपने अंदर, और ये जो नक्शे फंस जाते थे, परमिशंस नहीं मिलती थी और फिर पैसा, तो इन्होंने, मैं ख़ास तौर पे आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ LDA को। फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग, जनरल हैदर, आपको भी मैं आज और आपकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर सारी रुकावटें, सारी तो नहीं लेकिन बहुत रुकावटें हटा दी हैं। और इसके लिए FBR के साथ बैठ के उनके साथ पूरी कि कैसे इंसेंटिवाइज लो कॉस्ट हाउसिंग कर सकते हैं, कैसे लो कॉस्ट हाउसिंग में टैक्स ब्रेक्स दे सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा लंबा प्रोसेस था। फिर बैंकों के साथ बैठे, स्टेट बैंक के साथ बैठे, कि स्टेट बैंक के साथ उन्होंने, फिर स्टेट बैंक ने लीडरशिप दी बैंक्स को, क्योंकि बैंक्स को आदी नहीं है बैंक्स कि छोटे लोगों को कर्जा दें हाउस फाइनेंसिंग के लिए, क्योंकि यहाँ तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो उसके लिए भी जनरल हैदर ने स्टेट बैंक के साथ बैठ के, FBR के साथ बैठ के, फिर ये जो अथॉरिटीज़ के साथ बैठ के वन विंडो ऑपरेशन की तरफ जाने के लिए बड़ी कोशिश करके आज तक हम यहाँ पहुँचे हैं। और उसका सबसे वाज़ेह चीज़ ये है कि पिछले इस एक महीने के अंदर पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा सीमेंट की सेल्स हुई हैं। सबसे ज़्यादा सीमेंट बिका है। तो इसका मतलब ये कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर अब आगे बढ़ना शुरू हो गया है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऐसा है कि 30 और इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो बेसिकली अगर एक सेक्टर जिससे सारी इकोनॉमी उठती है, जिससे रोजगार मिलता है, और हमारे लिए बड़ा चैलेंज है रोजगार, हमारा यंग पॉपुलेशन है, रोजगार मिलता है, ग्रोथ रेट बढ़ती है, वेल्थ क्रिएशन होती है, वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। और ये जो कोशिशें सबने की, अथॉरिटीज़ ने, LDA ने, CDA ने, इधर पेशावर डेवलपिंग अथॉरिटी ने, उन्होंने बड़ा काम किया ये आसानियाँ पैदा करने के लिए। और फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग ने इनके साथ, सबके साथ मिलकर कोऑर्डिनेट किया, फिर बैंकिंग सेक्टर। और आज मैं स्पेशल खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ पंजाब बैंक के प्रेसिडेंट ज़फ़र साहब को, क्योंकि इन्होंने बाकी बैंकों से बड़े आगे बढ़ के इन्होंने काम किया और बड़ा फैसिलिटेट किया। बैंकिंग के अंदर भी लीडरशिप चाहिए। हर बैंक का जो हेड होता है उसमें विजन नहीं होती, वो तो ये देखता है कि किस तरह मैंने नफा कमाना है। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग बैंकर्स होते हैं वो ये समझ आते हैं कि जितना आप इकोनॉमी को ग्रो करवाएंगे तो सबका ही फायदा होगा, बैंकिंग का भी फायदा होगा, कि जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी उतना ही बैंक्स के प्रॉफिट्स होंगे। तो इसके अंदर कई दफ़ा बैंक मैनेजर्स आसान रास्ता ले लेते हैं, डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स रखवा के। तो कई जो अब आउटस्टैंडिंग नज़र आ रहे हैं मुझे बैंक्स, जो कि अब इकोनॉमी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से बैंक ऑफ पंजाब सबसे आगे। और मैं फिर से आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं आखिर में जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, एक जब लोग कहते हैं जी नया पाकिस्तान किधर है, जी नया पाकिस्तान, मदीना की रियासत क्या, किधर है जी मदीना की रियासत, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, देखिए ये नया पाकिस्तान और जो हम नया पाकिस्तान मॉडल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक ऐसा दुनिया में, मदीना में मॉडल बनाया था जिसके ऊपर दुनिया का सबसे अजीम सिविलाइजेशन बना था, वो कोई असूलों के ऊपर बेस्ड था। 2 असूलों पे था। एक रूल ऑफ लॉ, ये याद रखें, कानून की बालादस्ती,
کبھی دنیا میں کوئی سویلائزیشن اوپر نہیں آیا جس کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہوئی. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون، یعنی کہ قانون کی بالادستی نہیں تھی. اور پھر انہوں نے دوسری بات کہی کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر قانون توڑتی ہے اس کو بھی سزا ملے گی. کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور وہ بیسس تھا ایک چیز کہ جس کے اوپر ایک دنیا کا عظیم سویلائزیشن کھڑا ہوا. یاد رکھیں شروع میں آتے ساتھ ہی وہاں دودھ کی نہریں نہیں بہ رہی تھی مدینہ میں. مشکل وقت تھا، بھوک تھی، غربت تھی، میں خطرہ تھا. لیکن جو بنیاد رکھی گئی قانون کی بالادستی کے اوپر، انصاف پہ، رول آف لا پہ، وہ بیسس بنا ایک سویلائزیشن کا اوپر آنے کا. اور جو بھی سویلائزیشن اوپر آیا ہے وہ باقی لوگوں سے زیادہ اس سویلائزیشن میں قانون کی بالادستی ہوتی ہے. جو سب سے خوشحال ملک ہیں اسکینڈینیویا، ادھر آپ چلے جائیں کہ یورپین ملک، جرمنی، انگلینڈ چلے جائیں، سب سے زیادہ چیز یہ ہے کہ کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. وہاں کوئی پریولیج کلاس نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی باقیوں کے لیے قانون ہے، میں تو قانون سے اوپر ہوں، مجھے تو ملک کا قانون ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو ایک یہ ہے. اور اس کے لیے آج پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری مکمل جنگ چل رہی ہے. بڑے بڑے مافیاز ہیں، پہلی دفعہ ان کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش ہے. بڑے بڑے پولیٹیکل مافیاز ہیں، ان کو وہ ریزسٹ کر رہے ہیں قانون کا. اور یہ ہے اصل میں ڈیفائننگ مومنٹ پاکستان کا کہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم قانون کی بالادستی قائم کریں گے ایک معاشرہ آزاد ہو جائے گا. معاشرہ آزاد ہی تب ہوتا ہے، میریٹوکریسی آتی تب ہے جب قانون. اور دوسری چیز، انہوں نے ایک انسانیت کا نظام لے کے آئے تھے. فلاحی ریاست، غریب تھے، مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں تھا مدینہ میں، لیکن انہوں نے ایک انسانیت کا نظام لے کے آئے تھے. ایک ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور طبقے کی. ریاست نے بنیادی ضروریات اپنے کمزور طبقے کی پوری کی تھی. پیسہ بھی نہیں تھا. تو ہم بھی وہ کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلے بہت بڑا ایک نعمت اس قوم کے لیے، غریب آدمیوں کے لیے، ہیلتھ کارڈ، ہیلتھ انشورنس یونیورسل کوریج، جو اب اس وقت پختونخوا میں سارے شہری کور ہو چکے ہیں. ہر گھرانے کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے. کسی اسپتال میں جا کے 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ تو ڈیولپڈ ملکوں میں بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے. دوسرا، پنجاب نے جو چیلنج لیا، پنجاب سب سے بڑا 60% پاکستان ہے. سال کے اینڈ تک پنجاب نے چیلنج لیا ہے کہ سارے پنجاب کے شہریوں کو ہیلتھ کارڈ ملے گا، ہیلتھ کوریج ملے گی. یہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ڈیولپڈ ملکوں کے اندر بھی اس طرح کی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے. پھر ہم نے بنا گا، یہ انشاءاللہ اس کا نیٹ ورک پھیلے گا سارے پاکستان میں، کہ ایک مزدور جو سارا دن محنت کرتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے پیسہ بھیجنے کے لیے، اس کے لیے نعمت بن گئی ہے کہ اس کو کھانا بھی مل جاتا ہے، اس کو کرایہ بھی نہیں دینا پڑتا، اور جو پیسہ بچتا ہے وہ گھر بھیج دیتا ہے. میں ادھر یہاں آپ کو کہوں کہ پختونخوا کی ابھی یونائٹڈ UNDP کی رپورٹ آئی ہے. یہ میں سب کو کہوں گا کہ پڑھیں، کیونکہ انہوں نے بڑی ریسرچ کر کے پاکستان میں ابھی رپورٹ پبلش کی ہے. اس رپورٹ میں پچھلے 6 سال میں جس صوبے میں سب سے زیادہ غربت کم ہوئی ہے اور جس میں سب سے زیادہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یعنی انسانوں کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی ہے، وہ خیبر پختونخوا ہے. جس کی وجہ سے ووٹ پڑی ہے PTI کو، کیونکہ اب تو رپورٹ آ گئی ہے کہ 2013 کے بعد جو گورنمنٹ کی پالیسیز تھی اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں غربت بھی کم ہوئی اور ہیومن ڈیولپمنٹ یعنی انسانوں کے اوپر سب سے زیادہ سرمایہ کاری سب سے زیادہ پاکستان میں. اور ایک وقت پہ خیبر پختونخوا سب سے پیچھے تھا، وار آن ٹیرر تھی، تباہی تھی. آپ کو پتہ ہے لوگ وہاں سے چھوڑ کے پیسے والے لوگ اسلام آباد آ رہے تھے. تو اس صوبے کے اندر آج یہ ہے. تو ایک تو
पनाहगाह हेल्थ कार्ड इंशाल्लाह मैं संडे को एक नई सर्विस शुरू कर रहा हूँ, कोई भूखा ना सोए। हमारी किचन जाएंगे, मूव करेंगे गरीब एरियाज़ में और हम उनको खाना देंगे 2 वक्त का, ताकि लोगों का जो गरीब इलाके हैं उनके अंदर भूख किसी को ना हो। और ये इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में ये मेरा नेटवर्क, मेरी कोशिश है फैलाने की। और जो सबसे बड़ा प्रोग्राम अब हमारा आने वाला है, अब तक हम 75% 75% पाकिस्तान में हमें डेटा आ गया है। इंशाल्लाह जून तक 100% पाकिस्तान का डेटा आ जाएगा। उस डेटा के मुताबिक हमारे लिए आसान होगा कि हम गरीब घरानों को डायरेक्ट सब्सिडी दें, यानी उनके पास डायरेक्ट पैसे जाए। यानी अगर, और हमारे पास क्योंकि डेटा होगा, उनको हम बाकायदा, जिस तरह भी हमने एहसास प्रोग्राम के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को, ख़ानदानों को हमने पैसे दिए, उसी तरह उसी शफाफियत से अब हम पूरा कवर करेंगे। जिधर जिधर हम लोगों को डायरेक्टली, जो भी गरीब घराने होंगे, किसानों को मसलन खाद के लिए हमने पैसे देने हैं, सब्सिडाइज करना है, तो डायरेक्टली उनको सब्सिडी जाएगी। ये डेटा जब हमारे पास पूरा हो जाएगा तो डायरेक्टली लोगों को सब्सिडाइज करेंगे। और इंशाअल्लाह वो जो मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान एक फलाही रियासत बनने जा रहा है। मैं आखिर में फिर से आप सबको मुबारक देता हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब आपको, LDA में इमरान मुनीर आप और आपकी टीम को, जनरल हैदर नया पाकिस्तान में आपको, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पंजाब बैंक में ज़फ़र आपको, अब सबको मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। शुक्रिया। वज़ीर आज़म नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के संगे बुनियाद की तकरीब से वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि आज हम जहां मौजूद हैं इस पर बहुत काम किया गया है, इस सफ़र पे हमने बहुत सी जिद्दोजहद की है और उनकी जानिब से खराज तहसीन भी पेश किया गया है वजीर आला पंजाब को। उन्होंने ख़ास अदलिया का भी शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में बैंक से कर्जा लेकर लोग अपना घर बनाते हैं और पाकिस्तान में सवाले से रुझान बहुत कम है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मोर्टगेज बैंकिंग 0.2% थी पाकिस्तान में। आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब भी वहां पे मौजूद थे और वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अगर पाकिस्तान ने 21वीं सदी के चैलेंजेस का सामना करना है तो हमको बहुत सी तब्दीलियां लानी होगी। ऑटोमेशन हमारी कामयाबी में एक बहुत बड़ी रुकावट है। LDA समेत बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन बैंकिंग के इदारों ने बहुत ज़्यादा इस्लाहात की हैं। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।